हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमाल अहमद परफेक्ट क्लासेस बायोलॉजी। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज के टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले प्यारे मैं बताऊं कि वायरस का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी डिस्कवरी डिमिट्री आइवानोवस्की एक रशियन साइंटिस्ट था। 1892 में वायरस की डिस्कवरी की। अब अगर वायरस के बारे में जानते हैं कि चारों ओर से वो प्रोटीन की खोल से कवर्ड होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और उस कैप्सिड यानी प्रोटीन के खोल के अंदर न्यूक्लिक एसिड का वन पार्ट लाइक डीएनए अदरवाइज आरएनए, दोनों में से एक, दोनों नहीं होगा। इतना तो जानते होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। आज यहां हमको देना है कि यह वायरस जब बैक्टीरिया को किल करता है, यह वायरस जब बैक्टीरिया को मार देता है, यानी बैक्टीरिया को अपने फूड मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसको डिस्टर्ब कर देता है और अपना सिक्का जमाता है। समझे आप? अपना सिक्का जमाता है, वो अपने को डोमिनेंट स्टेज में दिखाता है और उसकी कहानी खत्म कर देता है। तो जब वायरस बैक्टीरिया को किल कर देता है, यानी उसको फूड मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करके उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो वो कंडीशन वायरस की वह कंडीशन प्यारे कहलाती है बैक्टीरियोफेज। ठीक है? क्या कहलाती है? बैक्टीरियोफेज। ये जहां पे आप ये देखेंगे फेज, जहां पे PHAGE, एकदम आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इसका मतलब होता है वायरस। लड़के स्पेलिंग में गलती करते हैं। वहां जब हम जाते हैं सेल डिवीजन में, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वहां भी फेज है, तो वहां की स्पेलिंग है बेटा PHASE, और यहां वायरस है अगर तो PHAGE। तो इस बैक्टीरियोफेज की कहानी क्या है? 1815 में एक साइंटिस्ट था ट्वार्ट, एंड 1817 में था डिहेरल। इन दो आदमियों ने इस सन में 1815 में एंड 1817 में बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की। और बैक्टीरियोफेज की कहानी ये है प्यारे कि ये वायरस बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करता है। इसलिए इसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस या बैक्टीरियोफेज, या हम हिंदी में कह सकते हैं जीवाणु भोजी, यानी जीवाणु को अपना भोजन बनाने वाला यह वायरस जीवाणु को ही अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। अब इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं यार? क्योंकि हमारी आज की मुख्य टॉपिक है प्रूव दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। हमको यही आज प्रूव कराना है, डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल है। और किसका एक्सपेरिमेंट है? हर्शे एंड चेज, ये 1952 की कॉन्सेप्ट है। तो अब ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है? सपोज करते हैं कि ये कोई बैक्टीरियोफेज है जो फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा होता है, उस शेप पे होता है, ऐसे। कुछ इस तरीके से होता है। तो आप ये मानोगे कि ये प्रोटीन की खोल है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है कैप्सोमियर। अंदर इसके डीएनए होगा, अंदर इसके क्या होगा? डीएनए होगा। अब सपोज करते हैं ये बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनेंगे। सपोज करते हैं कि ये बैक्टीरिया है।
अब इसका इन्फेक्शन हम कराएंगे। ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज है ये। अब इस बैक्टीरियोफेज का अगर हम इस पे इन्फेक्शन कराते हैं किसी भी बैक्टीरिया पे, तो ध्यान रहे इसकी कैप्सिड जो है ये बाहर ही रह जाती है। कैप्सिड की एंट्री नहीं होती है। वायरस के कैप्सिड यानी प्रोटीन कोट की एंट्री उस बैक्टीरिया की बॉडी में नहीं होती। तो जाता क्या है यार? जाता है केवल उसका डीएनए। किसका? बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज की डीएनए गई, प्रोटीन की खोल ये बाहर रह गई, प्रोटीन की खोल बाहर रह गई। और जब प्रोटीन की खोल जब बाहर रह गई बेटा, तो केवल डीएनए जाएगी। तो ये डीएनए, बैक्टीरियोफेज की डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर क्या करेगी? मल्टीप्लिकेशन करेगी। जब मल्टीप्लाई करेगी तो आप ये ध्यान रखेंगे, ए लॉट ऑफ न्यूमरस बैक्टीरियोफेज डेवलप होंगे। अब आप ये बताओ कि जब बहुत सारे बैक्टीरियोफेज डेवलप हो जाएंगे एक बैक्टीरियोफेज के डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, कहां पे? बैक्टीरिया के बॉडी में। तो फिर से जब बहुत सारे बैक्टीरियोफेज उसमें डेवलप हो जाएंगे, तो फिर हर बैक्टीरियोफेज के चारों ओर क्या आ जाएगी? प्रोटीन की कवरिंग आ जाएगी, कैप्सिड बन जाएगी, और इसका अस्तित्व, जो इसका बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस था, खत्म हो जाएगा। तो न्यूमरस बैक्टीरियोफेज यहां पे डेवलप हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट थी बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन की। कहां पे? बैक्टीरिया में। यानी बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन की कॉन्सेप्ट थी कि जब वो कोई भी बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो प्रोटीन खोल जो है बाहर रह जाता है। ध्यान से सुनेंगे। और जब उसकी न्यूक्लिक एसिड का 1 पार्ट डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो मल्टीप्लाई करता है, जिससे होता क्या है? बहुत सारे बैक्टीरियोफेज, नए बैक्टीरियोफेज डेवलप हो जाते हैं और चारों ओर उसके, हर बैक्टीरियोफेज के चारों ओर प्रोटीन की खोल, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, वो बन जाता है। ठीक। और इसका जो बैक्टीरिया का जो एग्जिस्टेंस था, जो अस्तित्व था, वो खत्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखना है ये दोनों बंदे एडी हर्से एंड चेज ने प्रूव किया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। कैसे किया ये देखते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ट्वार्ट एंड डेहरल ने इसकी डिस्कवरी की थी बैक्टीरियोफेज को, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। इन दोनों ने क्या किया? 1952 में ये प्रूव कर दिया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। कैसे किया? आइए देखते हैं। वही चीज इन विट्रो कंडीशन में, पिछले वीडियो में हमने बताया था, इन विट्रो कंडीशन में ग्लासवेयर में इस्तेमाल करते हैं और क्या कराते हैं? कल्चर मीडिया डेवलप कराते हैं, कल्चर कराते हैं कल्चर मीडिया में। ये कल्चर मीडिया है यहां पे। इसमें हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया को डेवलप कराएंगे। ठीक। किसने कराया? हर्से एंड चेज ने, एडी हर्से एंड चेज ने। अब इस बैक्टीरिया को जब डेवलप कराया कल्चर मीडिया में, जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया दिया गया, बाहर से उसको न्यूट्रिएंट्स दिया गया और न्यूट्रिएंट्स दे करके अपने डिजायरेबल, अपनी इच्छा अनुसार बैक्टीरिया को डेवलप कराया। अब उस बंदे ने क्या किया? इन दोनों ने S35 ध्यान रखेंगे, S30 सल्फर 35 रेडियो एक्टिव मटीरियल,
S35 रेडियो एक्टिव मटेरियल को डाल दिया किसमें, इस कल्चर मीडियम में, इस कल्चर में डाल दिया, यानी एक ऐसा कल्चर मीडियम जिसमें S13 यानी S35 मतलब सल्फर 35 रेडियो एक्टिव मटेरियल को डाल दिया। ठीक, अब इसमें क्या किया, इस बंदे ने ऐसे ही बैक्टीरियोफेज से इस बैक्टीरिया में क्या कराया, इन्फेक्ट कराया। इसको यहां हम देख लेते हैं, सपोज करते हैं वही चीज है, कल्चर मीडिया के अंदर है, ये ग्लासवेयर इन विट्रो कंडीशन में है, ग्लासवेयर की बात, अंदर की बात मैं कर रहा हूं। ये सपोज करते हैं बेटा बैक्टीरिया है, ये यहां पे ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज है, इसका इन्फेक्शन करा दिया यहां पे, समझ रहे हैं ना, इन्फेक्शन करा दिया। और ये इसके अराउंड ये है क्या, यहां पे S35 रेडियो एक्टिव मटेरियल, यानी सल्फर 35 रेडियो एक्टिव मटेरियल भी है। अब आप जब यहां पे देखेंगे इन्फेक्ट कराएगी तो इसकी प्रोटीन खोल बाहर रहेगी कि नहीं रहेगी, ये कैप्सिड जो है, वायरस की कैप्सिड बाहर रह जाएगी, वायरस की कैप्सिड बाहर रह जाएगी, तो जाएगा क्या, डीएनए। अभी 5 मिनट पहले हमने बात किया इस पे, जब डीएनए चली जाएगी उसके बाद क्या होगा यार, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट क्या देगा यहां पे, ये रिजल्ट ये देगा, फिर न्यूमरस यहां पर बैक्टीरियोफेज आ जाएंगे, न्यूमरस बैक्टीरियोफेज आ जाएंगे। अब एक हम बना देते हैं यहां पे बैक्टीरियोफेज, और ये समझ जाइए कि लिख दिया हमने न्यूमरस बैक्टीरियोफेज। प्यारे, जब यहां डीएनए गई, इसकी कैप्सिड बाहर रह गई, और फिर जब वो मल्टीप्लिकेशन किया उस बैक्टीरिया के अंदर, किस डीएनए किया, किसका डीएनए, इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए, क्योंकि प्रोटीन की खोल बाहर रह गई। तो जब ये नए बैक्टीरियोफेज बने, तो इस नए बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड में, ध्यान से सुनिए, इस नए बने न्यूमरस बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड में S35 यानी सल्फर 35 वाला रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया गया। अब आप सोचेंगे कि क्यों नहीं इसके डीएनए में गया, क्यों नहीं ये S35 इसके डीएनए में गया, क्यों इसके कैप्सिड में है S35 ही जाता है। प्यारे, अब ध्यान से सुनिए, ये जो सल्फर है केवल प्रोटीन में पाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक है एमिनो एसिड। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी, 2-3 वीडियो के पहले टॉपिक देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि हमने बताया था कि सल्फर आर प्रेजेंट इन ओनली प्रोटीन, इट इज मेनली एमिनो एसिड। और किस एमिनो एसिड में सल्फर पाई जाती है, मेथियोनिन और सिस्टीन, दो ही एमिनो एसिड ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, नीट में आता है सवाल बेटा, दो ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मेथियोनिन, जो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जिसको फूड मटेरियल के रूप में लेते हैं, उसमें सल्फर पाई जाती है, और दूसरी एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टीन, उसमें सल्फर की अमाउंट पाई जाती है। कुल कहने का मतलब यह है कि सल्फर की अमाउंट कहां पाई जाएगी, अमीनो एसिड में, प्रोटीन में पाई जाएगी बेटा। और चूंकि ये चारों तरफ से उसकी प्रोटीन की खोल लगी हुई है, तो नए बने जो बैक्टीरियोफेज आए उसके कैप्सिड में S35 जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां पे मौजूद पाया गया है, पहली चीज। फिर उन दोनों ने क्या किया, फिर उन दोनों ने किया क्या, अब दूसरा रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, एक ऐसे बैक्टीरियोफेज का डीएनए लिया जिसके डीएनए में P
P32 फास्फोरस 32, ध्यान रखेंगे फास्फोरस आर प्रेजेंट इन डीएनए। और भी डीएनए की चर्चा हमने लास्ट वीडियो में करी है, उसका सेकंड कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो P यानी फास्फोरस आर प्रेजेंट इन डीएनए, इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन। तो इसके बाद क्या किया, फिर मिटाएं इसको, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं दोहरा दूं बेटा कि जब इस बैक्टीरियोफेज का उस कल्चर मीडियम में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराया, तो इन्फेक्शन की कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि प्रोटीन की खोल बाहर रह जाती है। और उस कल्चर मीडियम में, उस कल्चर में क्या किया, तो S35 जो है सल्फर 35 रेडियोएक्टिव मटेरियल का प्रयोग किया। तो नए बने जो बैक्टीरियोफेज थे उसके प्रोटीन कवर्ड में यानी कैप्सिड में S35 सल्फर 35 रेडियोएक्टिव मटेरियल पाए गए। अब दूसरी चीज उन्होंने क्या की, दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, एक ऐसे बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया जिसके डीएनए में P32 यानी फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया और नॉर्मल बैक्टीरिया से इंफेक्शन करा दिया। देखिए यहां पे कैसे, सेकेंड स्टेप इसकी ये है कि सपोज करते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज है। क्या है ये, बैक्टीरियोफेज है। इसकी डीएनए में, इसकी ये डीएनए है, इसमें क्या क्या P32 रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब इसको क्या कराया, फिर बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करा दिया। समझे? सेकेंड स्टेप में क्या किया, उन दोनों बंदों ने क्या किया, उन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसे बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया, एक ऐसे बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया जिसके डीएनए में P32 रेडियो एक्टिव मटेरियल पाई गई। अब जब ये इन्फेक्ट करेगा, you know that due to the process of infection the protein covered that is capsid are outside, वो बाहर ही रह जाएगा। फिर ये क्या जाएगा, ओनली डीएनए। तो आप ये जब जानते हो कि जब डीएनए जाएगा और डीएनए में क्या होल्ड है यार, क्या लेके आया वो P32 वाला रेडियो एक्टिव मटेरियल, P32 वाला रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो अब ये नए बने जो बैक्टीरियोफेज आए, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बने, उसमें क्या हुआ, ये जो डीएनए आई उसमें P32 रेडियो एक्टिव मटेरियल पाई गई, रेडियो एक्टिव मटेरियल पाई गई। समझे? अब ये फास्फोरस प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। तो दो चीज उन्होंने किया, दो चीज ये किया कि पहले स्टेप में क्या किया बेटा, उन्होंने कि S35 रेडियोएक्टिव मटेरियल को उस कल्चर मीडियम में डाला और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया। किससे? बैक्टीरियोफेज से। और बैक्टीरियोफेज से जब इन्फेक्ट कराया तो वो बैक्टीरियोफेज की जो प्रोटीन खोल बाहर रह गई, और चूंकि कल्चर मीडियम में S35 है तो नए बने जो बैक्टीरियोफेज आए उसके सारे प्रोटीन खोल में S35 आ गया रेडियो एक्टिव मटेरियल। S35 दैट इज सल्फर आर प्रेजेंट इन द ओनली प्रोटीन। ठीक? और आपको फिर बताऊं कि यह जो एमिनो एसिड है उसमें दो ही एमिनो एसिड में सल्फर पाई जाती है। पहली चीज मैथियोनिन जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, दूसरी चीज है सिस्टीन जो नॉन एसेंशियल है। दो ही एमिनो एसिड ऐसे हैं, एक एसेंशियल एक दूसरा नॉन एसेंशियल, दो ही में पाया जाता है सल्फर और किसी में नहीं। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या किया
इन दोनों लोगों ने एक ऐसे बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कराया जिसके डीएनए में P32 फास्फोरस 32 यानी फास्फोरस इज द पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। यानी फास्फोरस कहां पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। तो ऐसे बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया जिसके डीएनए में P32 रेडियोएक्टिव मटेरियल पाया गया। तो उसको जब इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्ट कराने के बाद जब फिर मल्टीप्लिकेशन करा, चूंकि प्रोटीन खोल बाहर रह जाएगी, इसकी प्रोटीन खोल यहां बाहर रह जाएगी, प्रोटीन खोल, प्रोटीन कैप्सिड ये बाहर रह गई, तो अंदर गया तो डीएनए 32 डीएनए ही तो जाएगा। अब डीएनए 32 में क्या है? फास्फोरस 32 ही है। डीएनए में क्या है? फास्फोरस 32। तो इससे भी तो नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे। अब जब नए बैक्टीरियोफेज बने तो सारे बैक्टीरियोफेज के डीएनए में क्या पाया गया? P32 फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया गया। और सारे इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हर्शे एंड चेज ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये पूरी सिस्टम है हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट की। अभी मैं बताऊंगा जो नीट में सवाल आता है एक चीज और। पहली बात तो इसलिए देखिए, एनसीईआरटी के बुक में जो फिगर दिया गया है यहां पे हमने लेबल्ड कर दिया है, टैडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज। फ्रॉग के टैडपोल जो लार्वा होती है उस शेप में होती है। इन्फेक्शन, पहले स्टेप को हम क्या करेंगे? इन्फेक्शन कराएंगे। दूसरे में ब्लेंडिंग कराएंगे कि वो अपना मटेरियल दे करके रिमूव हो रहा है। तीसरे स्टेप में ये खाली जेनेटिक मटेरियल बची और यहाँ पर लिखा नो रेडियोएक्टिव मटेरियल S35 डिटेक्टेड इन द सेल। फिर कह रहा है प्लस ये जो खाली हो गया रेडियो एक्टिव 35 S35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। फिर उसी चीज को आप यहां पे देख लीजिए, यहां क्या कर रहा है वो, इसमें रेडियो एक्टिव P32 डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। और यहां क्या कर रहा है कि इसकी प्रोटीन खोल, यहां देखिए लिखा है रेडियो एक्टिव S35 जो प्रोटीन कैप्सूल में है, प्रोटीन की खोल में है, प्रोटीन की कैप्सूल में है। और यहां P32 ये रेडियो एक्टिव मटेरियल उसके डीएनए में दिया गया है, यहां फिर मेंशन है। फिर इसका इन्फेक्शन कराएंगे हम। दूसरे स्टेप में वो जेनेटिक मटेरियल दे देगी, प्रोटीन खोल बाहर रह जा रही है। तीसरे स्टेप में देखेंगे जेनेटिक मटेरियल होल्ड कर लिया, और जेनेटिक मटेरियल जो होल्ड कर लिया तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये देखेंगे कि सारे उसमें जो नए बने बैक्टीरियोफेज हैं उसमें सब में P32 रेडियोएक्टिव मटेरियल पाया गया। इसलिए ये मान लिया जाता है कि इनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में कि डीएनए ही एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है। अब थोड़ी सी चीज इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, दो चीज आता है यार कंपटीशन में। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट कीजिएगा। मेथियोनीन, इसको हम शॉर्ट में मेट भी बोलते हैं। ये है प्यारे एक एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। और एक है सिस्टीन, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। ये है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। इनमें क्या पाई जाती है? सल्फर की अमाउंट पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, सल्फर पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? सल्फर पाई जाती है। ओके,
एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, इससे पहले वाले कई वीडियोस में हमने बात करी है। जहाँ जहाँ प्रोटीन की बात आई है, जहाँ जहाँ एमिनो एसिड की बात आई है, तहाँ तहाँ हमने बात की है कि एसेंशियल एमिनो एसिड उसको आप फूड मटेरियल के रूप में हम लेते हैं, और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को हम क्या देखते हैं, वो हमारी बॉडी में नेचुरली पहले से नेचर ने दे रखा है। ठीक, ये नीट में आता है प्यारे। हमारे जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ध्यान दीजिए इस पे। दूसरी चीज पूछता है लार्जेस्ट एमिनो एसिड ट्रिप्टोफान। क्या? ट्रिप्टोफान। ये भी एसेंशियल है। क्या है? ये भी एसेंशियल एमिनो एसिड है। ट्रिप, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिप, शॉर्ट में TRYP, या ये नहीं लगाते हैं शायद। स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड, ये क्या है यार? ग्लाइसिन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं GLY। ठीक, ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, और ट्रिप्टोफान एसेंशियल एमिनो एसिड है। और ये ट्रिप्टोफान सबसे लार्जेस्ट एमिनो एसिड के रूप में होती है, और ये ग्लाइसिन GLYCI यानी ग्लाइसिन, ये स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड के रूप में होती है। ये चीज़ और ये दोनों सवाल कंपटीशन में नीट वगैरह में आता है, तो ध्यान रखेंगे। हमारे कॉम्पिटिटिव बच्चे इस पे जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे RNA वर्ड एंड इट्स रेप्लिकेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। RNA की दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, उसमें रेप्लिकेशन वगैरह है, हम देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस, थैंक यू, धन्यवाद।